अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक मर्तबा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। हिंदी पैराग्राफ में आपको यह करना पड़ता है कि सबसे पहले आप पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, लेकिन उर्दू में इसका उल्टा करना पड़ता है। उर्दू में पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर पैराग्राफ, लेकिन हिंदी में वैसा नहीं करना है। हिंदी में पहले पूरा पैराग्राफ को पढ़ लेना है, ठीक है? तो देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 8 तक के सही उत्तर दें। यानी अगर हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसमें हमको 8 प्रश्न पूछा गया है। मेरे मकान के आगे, चौराहे पर, ढाबे के आगे, फुटपाथ पर खाना खाने वाले लोग बैठते हैं। रिक्शे वाले, मजदूर, फेरी वाले और कबाड़ी वाले, आना जाना लगा ही रहता है। लोग कहते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? लोग सड़क पर गंदगी फैला रहे हैं और आप इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। इनके कारण पूरे मोहल्ले की आबो हवा खराब हो रही है। मैं उनकी बातों को हल्के में ही लेता हूं। मुझे पता है कि यहां जो लोग जुटते हैं वे गरीब लोग होते हैं। अपने काम धाम के बीच रोटी खाने चले आते हैं और खाकर चले जाते हैं। ये आम तौर पर बिहार से आए गरीब एवं ईमानदार लोग हैं। गरीब को क्या बोला गया? ईमानदार लोग हैं, जो हमारे इस परिसर के अस्थाई सदस्य हो गए हैं। अस्थाई सदस्य कौन हो गया है? गरीब और ईमानदार। ये उन अशिष्ट अमीरों से भिन्न है ये जो साधारण सी बात पर भी हंगामा खड़ा कर देते हैं। साधारण सी बात पर हंगामा कौन खड़ा कर देते हैं? तो अमीर। लोगों के पास पैसा तो आ गया है पर धनी होने का शऊर नहीं आया। अदजल गगरी छलकत जाए, अदजल गगरी छलकत जाए की तर्ज पर इनमें दिखावे की भावना उबाल खाती है। किनके बारे में यह बात हो रही है? यानी अमीरों को कहा जा रहा है कि इनको पैसा तो आया है लेकिन इसमें शऊर नहीं आया है। यह ऐसे ही है जैसे कि अदजल गगरी छलकत जाए की तर्ज पर इनमें दिखावे की भावना उबाल खाती है। असल में यह ढाबा हमें भी अपने माहौल से जोड़ता है। मैं लेखक हूं तो क्या हुआ, गांव के एक सामान्य घर से आया हुआ व्यक्ति हूं। बचपन में गांव घरों की गरीबी देखी हूं और भोगी भी है। खेतों की मिट्टी में रमा हूं, वह मुझ में रमी है। आज भी उस मिट्टी को झाड़ झाड़ कर भले ही शहरी बनने की कोशिश करता हूं, बन नहीं पाता हूं। ठीक है जे। और उसके बाद आगे है कि वो मिट्टी बाहर से चाहे न दिखाई दे, अपनी महक और रस्मियता से वो मेरे भीतर बसी हुई है। इसीलिए मुझे मिट्टी से जुड़े ये तमाम लोग भाते हैं। इस दुनिया में कहा सुनी होती है, हाथापाई भी हो जाती है, लेकिन कोई किसी के प्रति गांठ नहीं बांधता। गांठ नहीं बांधने का मतलब अपने दिल में नहीं रखना। दूसरे तीसरे ही दिन परस्पर हंसते बिताते हैं जी। उसके बाद आगे फिर कहा जा रहा है, और एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते दिखाई पड़ते हैं। ये सभी कभी ना कभी एक दूसरे से लड़ चुके हैं, लेकिन कभी इसकी प्रतीति नहीं होती है कि ये लड़ चुके हैं। कल के गुस्से को अगले दिन क्या करते हैं? धूल की तरह झाड़ फेंकते हैं। अब साथियों देखिए, इसके अंदर ये पैराग्राफ आपने पढ़ा है, तो पैराग्राफ आपने पढ़ा तो अब इस पैराग्राफ से जो आपको प्रश्न पूछेगा, एक बार आप पढ़ा। देखिए, हिंदी और उर्दू में यह होता है कि हिंदी में भाव पूछा जाता है और उर्दू में आपको लाइन बलाइन पूछा जाता है। दोनों के अंदर फर्क यही है। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन यहां पर आपको आया है इस पैराग्राफ में, गांठ बांधना का अर्थ क्या होता है? गांठ लगाना, संभाल कर रखना, क्रोध करना, मन में रखना। अब देखिए, गांठ बांधना का
अर्थ क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अभी इसमें देखिए यहां पर गांठ बांधते, झगड़ा होने के बाद गांठ बांध लेते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसमें। देखिए अभी आपको हम दिखाते हैं, यहां पर आपको मिल जाएगा। कहां भी गया भाई जी। आज भी उस मिट्टी की झाड़ लोग किसी भांति इस दुनिया के कहा सुनी होता है, हाथापाई भी हो जाता है, कोई किसी के प्रति गांठ नहीं बांधता। यहां है ना, इस दुनिया में कहा सुनी होती है, हाथापाई भी हो जाती है, लेकिन कोई किसी के प्रति गांठ नहीं बांधता, कोई किसी के प्रति गांठ नहीं बांधता। तो गांठ बांधने का अर्थ क्या होगा जी, कोई किसी के प्रति गांठ नहीं बांधता का मतलब यह होता है कि कोई किसी के प्रति मन में ही नहीं रखना जी। तो गांठ बांधना का अर्थ क्या है, गांठ नहीं बांधता था वहां पर, तो गांठ लगाना यह नहीं होगा, संभाल कर रखना नहीं होगा, क्रोध करना, गुस्सा करना यह भी नहीं होगा, बल्कि मन में रखना। गांठ बांधना का अर्थ है मन में रखना। अरे नहीं बोलते अरे आपने इसको गांठ बना लिया यानी मन में ही रख लिया, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी वाला इससे राइट हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहां पर फिर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इस दुनिया में कहा सुनी होती है, इस दुनिया का संकेत क्या है। अमीर किंतु अशिष्ट लोग, लेखक को उकसाने वाला पड़ोस, गांव से शहर आ बसे गरीब, शहर से गांव आ बसे मजदूर की क्या है, मजदूर की दुनिया। जी 2 नंबर प्रश्न का आप देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 नंबर प्रश्न का। जी यहां पर अभी आपको देखिए कि इस दुनिया में, तो यहां पे देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूं। जी अब देखिए, वो मिट्टी बाहर से चाहे न दिखाई देती है, अपनी महक और रस्मियता से वो मेरे भीतर बसी हुई है। यानी मैं जो गांव में पैदा हुआ हूं वो बाहर से नहीं दिखाई देती है, लेकिन उसकी रस्म और रवाज मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। इसीलिए मुझे मिट्टी से जुड़े ये तमाम लोग भी भाते हैं। मिट्टी से जुड़े ये तमाम लोग मतलब वो लोग जो गांव से जुड़े हुए हैं वो मुझे बहुत भाते हैं। इस दुनिया में कहा सुनी होती है, हाथापाई भी होती है, मतलब इस दुनिया में कहा सुनी होती है। कौन से दुनिया में, इस दुनिया का मतलब वो है कि साथियों इसमें यहां पर जो लेखक बात कर रहा है कि मैं गांव से आया हूं और गांव से आकर शहरी बन गया हूं, लेकिन मैं रियल में शहरी नहीं हूं। गांव की मिट्टी मुझ में रस्मी हुई है। मैं अगरचे शहरी बनने की कोशिश करता हूं, लेकिन गांव का प्रेम, गांव के लोगों से एक दूसरे से मिलाव, ये हमारे अंदर है। तो इस दुनिया में कहा सुनी होती है। इस दुनिया से क्या अर्थ होगा, वो गरीब लोग, वो गरीब लोग जो कहां आकर बस गए हैं, गांव से आकर बस गए हैं। कहां पर, तो साथियों शहर में। कहां पर बस गए हैं, शहर में। इस दुनिया का अर्थ वही होगा। तो अब देखिए यहां पर आपको मिल गया कि इस दुनिया में कहा सुनी होती है, इस दुनिया का संकेत क्या है। अमीर किंतु अशिष्ट लोग, जी नहीं। लेखक को उकसाने वाले पड़ोस, नहीं। गांव से शहर आ बसे गरीब, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। इसके अंदर जो है ना आपसे भाव पूछा जाएगा, इसीलिए आप इसको साथियों समझने की कोशिश करेंगे। चलिए उसके बाद आगे है अधजल गगरी छलकत जाए, किसके संदर्भ में कहा गया है। लेखक जैसे प्रबुद्ध के लिए, गांव से शहर आकर कमाई करने वालों के लिए, अनपढ़ ग्रामीण के लिए, अमीर बन गए असभ्य लोगों के लिए। यहां पर यह कहा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए। अभी आपने पढ़ा था अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। देखिए यहां पर जी यहां पे आप यहां से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। असल में अधजल गगरी छलकत जाए जो है वो यहां पर है, लेकिन आप इसको ऊपर से पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है जी, यहां से आप पढ़ेंगे ऊपर से, मजदूर फेरी वाले और कबाड़ी वाले आना जाना लगा ही रहता है। लोग कहते हैं बुरा नहीं लगता, यानी उनको कहता है कि अरे तुम्हारे यहां इतने गरीब लोग आके बसे हुए हैं, तुमको बुरा नहीं लगता। लोग सड़क पर गंदगी फैला रहे हैं और आप इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, यानी ये गरीब लोग आके यहां पर ठेले वाले गंदगी फैलाते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं। इनके कारण पूरे मोहल्ले की आबो हवा खराब हो रही है, यानी ये इन लोग जो यहां आपके यहां खाते हैं। मैं उनकी बातों को हल्के में हल्के में क्या करता हूं, लेता हूं। अब ये कौन कर रहे हैं, ये लेखक कर रहे हैं कि मैं उनकी बातों को हल्के में लेता हूं। क्यों लेता हूं भाऊ, कि मुझे पता है कि यहां जो लोग जुटते हैं
वो गरीब लोग होते हैं। यानी लेखक कह रहे हैं कि यहां जो लोग भी मेरे यहां खाना खाने आते हैं वो रिक्शा वाले गरीब होते हैं, अपने काम धाम के बीच रोटी खाने आते हैं, खाकर चले जाते हैं। ये आमतौर पर बिहार से आए गरीब एवं ईमानदार लोग हमारे इस परिसर के अस्थाई सदस्य हो गए हैं। अस्थाई सदस्य यानी हमारे इस परिसर के हो गए। ये उन अशिष्ट अमीरों से भिन्न है। देखिए ध्यान दीजिएगा, उन अशिष्ट यानी बदतमीज अमीरों से भिन्न है जो साधारण सी बात पर भी हंगामा खड़ा कर देते हैं। लोगों के पास पैसा तो आ गया है पर धनी होने का शऊर नहीं आया। अधजल गगरी छलकत जाए की तर्ज पर इनमें दिखावे की भावना उबाल खाती है। तो देखिए किनके बारे में कह रहा है, पैसा तो आ गया लेकिन शऊर नहीं आया, यानी शहर के अमीरों के बारे में। वो ऐसे ही हैं जिनको अभी अभी पैसा आया है वो, और अधजल गगरी छलकत जाए जे, तो ये चीज साथियों अमीरों के बारे में कहा गया है। तो अब आपको यहां पर इससे यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए किसके संदर्भ में कहा गया है? लेखक जैसे प्रबुद्ध के लिए नहीं, गांव से शहर आकर कमाई करने वालों के लिए नहीं, अनपढ़ ग्रामीणों के लिए नहीं, अमीर बन गए असभ्य लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर डी। एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, पैराग्राफ को हल करते समय आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, उकताइएगा नहीं, इसलिए कि आपका ये जो है ना मूलधन है, यानी आपके रिजल्ट होने में ये हिंदी और उर्दू के जो पैराग्राफ है इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसमें आप गड़बड़ा जाइएगा तो एक दो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा ना, समझ लीजिए फिर आपका मसला जी आपके फिर जो है ना सही नहीं कर पाए। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इसको हल करने में, बात समझ रहे हैं? चलिए उसके बाद आगे है साथियों, धूल की तरह झाड़ कर फेंक देते हैं, वाक्य से क्या मुराद है? पूरी तरह भुला देना, सफाई से रहना, दूसरे को दे देना, छोटों की उपेक्षा करना। धूल की तरह झाड़ फेंक देते हैं, आपने ऊपर में देखा होगा, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि धूल की तरह झाड़ फेंक देते हैं कहां पर आया है? धूल की तरह झाड़ फेंक देते हैं जी, धूल की तरह झाड़ फेंक देते हैं। जी मैं आपको भी दिखा रहा हूं, ज्यादा ये होगा तो आप ऊपर से इसको पढ़ लेंगे जी, आएगा भी देखिएगा। मेरे मकान के आगे चौराहे पर ढाबे के आगे फुटपाथ पर खाना खाने वाले लोग बैठते हैं, मजदूर फेरी वाले और कबाड़ी वाले, आना जाना लगा ही रहता है। लोग कहते हैं बुरा नहीं लगता, लोग सड़क पर गंदगी फैला रहे हैं और आप इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, इनके कारण पूरे मोहल्ले की आबो हवा खराब हो रही है। मैं उनकी बातों को हल्के में लेता हूं, मुझे पता है कि यहां जो लोग जुड़ते हैं वो गरीब लोग होते हैं, अपने काम धाम के बीच आते हैं और खाकर चले जाते हैं। ये आमतौर पर बिहार से आए गरीब एवं ईमानदार होते हैं, हमारे इस परिसर के सदस्य हो गए हैं। ये उन अशिष्ट अमीरों से भिन्न है जो क्या है भाई, जो साधारण सी बात पर क्या करते हैं, हंगामा करने खड़ा कर देते हैं। लोगों के पास पैसा तो आ गया है पर धनी होने का शऊर नहीं आया। अधजल गगरी छलकत जाए की तर्ज पर इनमें दिखावे की भावना उबाल खाती है। असल में ये ढाबा हमें भी अपने माहौल से जोड़ता है। मैं लेखक हूं तो क्या हुआ, गांव के एक सामान्य घर से आया हुआ व्यक्ति हूं। बचपन में गांव घरों की गरीबी देखी है और भोगी भी है। खेतों की मिट्टी भी रमा हूं, वह मुझ में रमी है। आज भी उस मिट्टी को झाड़ झाड़ कर भले ही शहरी बनने की कोशिश करता हूं पर बन नहीं पाता हूं। वो मिट्टी बाहर से चाहे न दिखाई दे, अपनी महक और जी रस्मियता से वो मेरे भीतर जी बसी हुई है। इसीलिए मुझे मिट्टी से जुड़े ये तमाम लोग भाते हैं। इस दुनिया में कहा सुनी होती है, हाथापाई भी हो जाती है, लेकिन कोई किसी के प्रति गांठ नहीं बांधता। दूसरे तीसरे दिन जी परस्पर हंसते बिताते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते दिखाई पड़ते हैं। ये सभी कभी ना कभी एक दूसरे से लड़ चुके हैं, लेकिन कभी इसकी प्रतीति होती है ये लड़ चुके हैं। कल से गुस्से के आगे धूल की तरह झाड़ फेंक देते हैं, यहां सबसे नीचे में है देखिए, और एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। ये सभी कभी ना कभी एक दूसरे से लड़ चुके हैं, लेकिन कभी इसकी प्रतीति नहीं होती कि ये लोग लड़े हैं, इस चीज का ये नहीं है। और
नहीं होती है कि ये लड़ चुके हैं। कल के गुस्से को अगले दिन धूल की तरह झाड़ फेंक देते हैं। कल के गुस्से को अगले दिन धूल की तरह झाड़ फेंकने का मतलब जो कल झगड़ा हुआ उस चीज को कल ही खत्म कर दिया, यही है ना इसका मतलब। तो साथियों अब इसका आंसर क्या होगा कि धूल की तरह झाड़ फेंक देते हैं वाक्य से क्या मुराद है? पूरी तरह भुला देना, सफाई से रहना, दूसरों को दे देना, छोटों की उपेक्षा करना, मतलब पूरी तरह भुला देना। जी ये कौन लोग करते हैं? गांव के गरीब लोग। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट होगा। उसके बाद आगे है, लोग लेखक से पूछते हैं कि आपको बुरा नहीं लगता। किसके बारे में? वो लेखक से रुष्ट रहते हैं। वे लोग आसपास बिखेर देते हैं। जे उन्हें गरीबों से मेलजोल पसंद नहीं, वे गंदे लोग हैं। देखिए क्या कहा गया है, लोग लेखक से पूछते हैं कि आपको बुरा नहीं लगता, यानी इसमें यह कहा गया कि लेखक के यहां जो लोग आते थे, गरीब लोग, गुरबा लोग, वो लोग खाना खाते थे, तो गांव के मोहल्ले के लोग कहते थे कि अरे आपको बुरा नहीं लगता, यानी ये लोग जो लोग अमीर बन रहे हैं वे गरीबों से मेलजोल पसंद नहीं करते। यही ना ऑप्शन होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपके प्रश्न में साथियों, कहा जा रहा है लेखक लोगों की शिकायतों को हल्के में लेता है। क्यों लेता है भाई लेखक लोगों की शिकायतों को हल्के में? जी क्या कहा जा रहा है कि कहा यह जा रहा है कि लेखक लोगों की शिकायतों को हल्के में लेता है। क्यों लेता है भाई? वो किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता। शिकायत करना लोगों की आदत होती है। लेखक उन्हें जनता पहचान भाई जुटने वाले लोग गरीब और ईमानदार होते हैं। साथियों क्वेश्चन ये पूछा गया कि लेखक लोगों की शिकायतों को हल्के में लेता है, क्यों लेता है? यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि लेखक जो है उनकी बातों को हल्के में लेता है। यहां पे देखिए, मैं उनकी बातों को हल्के में लेता हूं। ये देखिए, लोग सड़क पर गंदगी फैला रहे हैं और आप इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। इनके कारण पूरे मोहल्ले की आबो हवा खराब हो रही है। मैं उनकी बातों को हल्के में लेता हूं। क्यों लेता हूं हल्के में? मुझे पता है कि यहां जो लोग जुटते हैं वो गरीब लोग होते हैं, अपने में काम धाम के बीच रोटी खाने चले आते हैं और खाकर चले जाते हैं। ये आमतौर पर बिहार से आए गरीब एवं ईमानदार लोग हैं ना, ये लोग गरीब और ईमानदार है, इसीलिए उन लोगों की बातों को हल्के में लेता है लेखक। तो अब आपका ये क्वेश्चन कि कहा गया कि लोग लेखक से पूछते हैं कि आपको बुरा ये वाला जी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेखक लोगों की शिकायतों को हल्के में लेता है। क्यों लेता है? वो किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता, गलत बात है। शिकायत करना लोगों की आदत होती है। लेखक उन्हें जानता पहचानता है। जुटने वाले लोग गरीब और ईमानदार है ना, जुटने वाले लोग गरीब और ईमानदार है। यह साथियों ऑप्शन नंबर जो है इसका डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, साधारण बात पर भी हंगामा कौन खड़ा कर देता है? अशिष्ट, रेहड़ी पटरी वाले, लेखक के परिचित लोग, गांव से आए गरीब मजदूर लोग, अमीर की असभ्य लोग। साधारण सी बात पर हंगामा कौन खड़ा कर देता है? पढ़ा है अभी आपने पैराग्राफ में, देखिएगा आपको मिल जाएगा। मैं उनकी बातों को हल्के में लेता हूं। मुझे पता है कि यहां जो लोग जुटते हैं वे गरीब लोग होते हैं, अपने काम धाम के बीच रोटी खाने चले आते हैं और खाकर चले जाते हैं। ये आमतौर पर बिहार से आए गरीब एवं ईमानदार लोग हैं जो हमारे इस परिसर के अस्थायी सदस्य हो गए हैं। ये उन अशिष्ट अमीरों से भिन्न है, ये उन अशिष्ट अमीरों से भिन्न है जो साधारण सी बात पर हंगामा खड़ा कर देते हैं। साधारण सी बात पर हंगामा कौन खड़ा करता है? तो साधारण सी बात पर हंगामा खड़ा करता है
अशिष्ट अमीर लोग, अशिष्ट अमीर लोग। तो अब आपका इसका क्या हो जाएगा भाई? तो ये जो है कितना नंबर क्वेश्चन था? 7 नंबर के साधारण बात पर भी हंगामा कौन खड़ा कर देते हैं? तो गांव से आए गरीब मजदूर, गलत। अशिष्ट रेड़ी पटरी वाले, नहीं। अमीर किंतु असभ्य लोग, अशिष्ट का मतलब असभ्य लोग, यानी जिनको ये नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी वाला आपका राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आप हल करेंगे तभी आपका हल होगा और अच्छा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। उसके बाद आपका है ये 7 क्वेश्चन इस गद्यांश से है। अब आगे जो है एक और गद्यांश है, इससे भी साथियों हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं और हल करते हैं। इस पैराग्राफ से साथियों वही मेथड अपनाएंगे जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं। हिंदी हार्ड नहीं बल्कि बहुत हार्ड रहता है, हल्का फल्का हार्ड नहीं रहता है, बहुत हार्ड रहता है जी। आप वही मेथड अपनाइएगा जो मैं आपको बता रहा हूं कि पहले आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे। तो देखिए ये पैराग्राफ जो है इसको साथियों पहले हम पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं। समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को मां बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। यानी बच्चे को स्कूल में बैठा दिया, मां बाप चले आए जे। उसके बाद आगे है, इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी मां बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। मतलब ये नहीं कहता कि मैं अच्छा मां बाप बनूं, अच्छा उसके अभिभावक बनूं, इस चीज का कहीं से वो प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता है कि मां बाप बनने का अर्थ क्या है। रियल बात है, हम लोग को बताया गया है कि मां बाप बनने का क्या अर्थ है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। दाम्पत्य मतलब जी माता पिता। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। क्योंकि जब आपको बताया ही नहीं जाता कि पति और पत्नी का क्या मतलब है तो जाहिर सी बात है बिगड़ने लगेगा ही। घर बसाने की शाला नो आज तक कहीं खुली है। मतलब शाला मतलब होता है स्कूल, कहीं खुला है कि जहां पर बताया जाए कि घर कैसे बसेगा। तो घर बसाने की शाला न आज तक खुली है, न खुली है और न खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इससे संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए साथियों, पहले आप इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है इस पैराग्राफ से वो पूछा गया है। भी शब्द है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है और संबंधवाचक है और निपात है। क्या होगा? देखिए क्रिया का मतलब होता है फेल, तो भी तो फेल नहीं ना है, वो जाता है या करता नहीं ना होगा। क्रिया विशेषण का मतलब हुआ साथियों सिफत। क्रिया विशेषण का मतलब सिफत। जैसे हम लिखें अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, तो अब यहां पर लड़का साथियों ये तो नहीं है, अच्छा जो है ये आपका विशेषण है। सॉरी, क्रिया विशेषण का मतलब हुआ मुताल्लिक फेल, वो भी नहीं है ये। संबंधवाचक का मतलब हुआ कि जो साथियों संबंध को जाहिर करे, जैसे में, जैसे से, जैसे को, जैसे तक, ये भी नहीं है। अच्छा, निपात का मतलब यह हुआ कि वो शब्द जो साथियों क्या करे कि जोर पैदा करने के लिए वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है, वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। जैसे भी, जैसे ही, ये शब्द जो है इसको साथियों निपात कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसके विपरीत
हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि डॉट डॉट वाक्य के रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द क्या होगा। यानी रेखांकित का मतलब है कि ये जो खत कशीदा है इसका समानार्थी, और समानार्थी का मतलब हुआ कि इसका मुतरादिफ क्या होगा। सुक्ति, वास्तविक, वास्तविकता और सदवचन यानी सच्चाई का, यह आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, यह साथियों खुद से आपको बताना होगा जी। आपको बताना है कि सच्चाई का क्या होगा जी, मुतरादिफ क्या होगा, यानी कि इसका साथियों समानार्थी। तो देखिए असल में अगर आप दीजिएगा वास्तविक तो नहीं होगा, इसलिए कि यहां पर सच्चाई, तो इसीलिए इसका होगा वास्तविकता। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए